हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल को कवर करेंगे जो फरवरी में अभी आई है, और इसमें जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, यानी कि आपका जनवरी मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि जितने भी राज्य हैं हमारे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिक, स्पोर्ट्स और विविध के क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी है हिंदी का और जीएस का भी है। उसके अलावा एक पेपर भी है सब इंस्पेक्टर का, इसका भी दिया गया है इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि केन बेतवा लिंक 25 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक का आधारशिला रखा है। तो इसमें देखिए, अब जो इस बार का पेपर हुआ था पीसीएस का, उसमें डेट वाइज करंट अफेयर पूछने लगा है। तो आप लोग ज़्यादा डेट तो नहीं याद कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसका डेट जरूर याद रखिए, ताकि आपके पेपर में जो करंट अफेयर आए उसका क्वेश्चन आपसे सही बने। इसमें मुख्य तत्व कौन कौन सा है, तो केन बेतवा नदी में पहले तो सिंचाई है कि इससे कम से कम बुंदेलखंड का जो एरिया है उसको सिंचाई किया जाएगा 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि का, और पेयजल आपूर्ति कराया जाएगा। जैसे कि झांसी है, महोबा है, बांदा है और ललितपुर जिलों में 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। फिर जल स्थानांतरण होगा। केन नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। केन नदी से पानी लाया जाएगा बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है, और जो यमुना की सहायक नदी है। वित्त पोषण करेगा। वित्त पोषण में 90% जो आपका पैसा है केंद्र सरकार देगी, 10% यूपी की गवर्नमेंट। और प्रगति की बात करें तो इसमें लगभग 24 किलोमीटर की नहर के लिए जो खुदाई होनी है उसका अभी टेंडर आया नहीं है, और जल्दी ही आई होप कि ये होगा। तो आपको बस यही याद रखना है कि केन बेतवा लिंक की परियोजना जो है अब वो स्टार्ट होने वाली है, और इसमें सिंचाई, पेयजल, जल स्थानांतरण, वित्त पोषण, कितने 4 पॉइंट आपको याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाकुंभ मेले में कलाग्राम की स्थापना। तो 11 दिसंबर 2024 को कलाग्राम यानी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने आगामी महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में कलाग्राम नामक सांस्कृतिक गांव की स्थापित करने की घोषणा करा था उन्होंने। तो इसमें क्या है कि महाकुंभ में कलाग्राम का मतलब क्या है कि जितनी भी विभिन्न संस्कृतियाँ, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आई होगी या ऐसे, कि वहाँ पे कितने अच्छे से सजावट किया गया, विभिन्न मतलब अलग अलग की संस्कृतियों को दर्शाया गया। तो यही कलाग्राम था, और बुनियादी ढांचे को दिखाया गया है, उभरते कलाकारों पर भी ध्यान दिया गया है, और पर्यटन के विकास के लिए बड़ी बढ़ावा दिया गया है ये, ताकि जो विदेशी एफडीआई है हमारे 42.53% ऐसा अनुमान, मतलब अनुमान नहीं, वृद्धि हुई है हमारी विदेशी जितने भी आए हैं उनकी वजह से। और इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंकिंग 2014 में 65 थी, अब कितनी होगी? आपके 39 हो गई। तो ये इंडिया के लिए अच्छा है कि हमारा जो पर्यटन में विकास हो रहा है, हमारे इकोनॉमिक के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बना है। तो इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि अपशिष्ट प्रबंधन शहर मतलब कि कौन बना है, तो ये आपका गोरखपुर बना है। और गोरखपुर में भी, इसमें बस केवल गोरखपुर ही नहीं रहेगा, इसमें अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से कचरा लाकर उसको प्रसंस्कृत किया जाएगा, ताकि उसको बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सके और अदर काम में उसको यूज किया जाए। लगभग 700 टन कचरे को क्या किया जाएगा, उसको तकनीक के माध्यम से यूजफुल बनाया जाएगा। इसमें यही कि सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल रहेगा। सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल को बढ़ावा देना है कि कम संसाधन से ज़्यादा रिकवरी या अधिकतम को लाभ, यानी कि संसाधन का कम यूज करके अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहु शहर प्रभाव रहेगा कि जितने भी स्थानीय निकाय रहेंगे उनसे भी कचरा लिया जाएगा, और इसमें क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। जब भी ये फैक्ट्री या मशीन लगेगी तो उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, तो रोजगार सृजन के लिए भी अच्छा है। और सार्वजनिक निजी ये जो भी लगेगा प्लांट, तो ये पीपीपी मॉडल पे लगेगा, ताकि उसमें निजी और सरकारी दोनों मॉडल रहे। अब नेक्स्ट है कि महाकुंभ जो मेला लगा है इसको एक अलग जिला घोषित कर दिया गया है, कि यानी कि जो यूपी का 76वां जिला है वो महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। लगभग 4 क्षेत्रों को मिला के जो संगम के आसपास के, और 67 जो कि क्षेत्र थे उनको मिलाकर बनाया गया है, जिला का गठन किया गया है। और इस जिले के लिए स्पेशली टीम भी नियुक्त किए गए ताकि इस प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से देख सकें। और ये जो आपका महाकुंभ मेला है, आपको पता है कि 13 जनवरी से स्टार्ट है, जो कि आपका 28 फरवरी तक चलेगा। और इसकी प्रशासन का विभाजन भी देखा जाए तो अब लगभग 5 जिले शामिल हो गए हैं प्रयागराज डिवीजन में। कौन कौन है? प्रयागराज पहले से ही था, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और नवगठित महाकुंभ मेला जिला। तो यानी कि आपका प्रयागराज डिवीजन में 5 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुकरेल नाइट सफारी। देखिए, इसकी बहुत पहले से बात चली थी, अभी योगी जी ने कर दिया कि आप इसका जो आप मतलब ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए, आपका ये दिसंबर 2026 में शुरू हो जाएगा। अगर इसमें मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो लगभग ये 900 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें एक कैफेटेरिया भी होगा, ऑडिटोरियम भी होगा, और बहुत सारी पार्किंग सुविधाएं होगी। परियोजना को स्वीकृति मिल गई है, और इसमें एक चिड़ियाघर की भी मंजूरी मिलेगी। कुकरेल पार्क में जो नाइट सफारी होगी वहाँ पर चिड़ियाघर भी बनेगा, जिसमें कि कुछ जानवर बहुत ज़्यादा आकर्षण में रहेंगे, जैसे एशियाई शेर होगा, बंगाल टाइगर होंगे, घड़ियाल होंगे। इनके लिए लगभग ट्राम में भी बनाया जाएगा 5.5 किलोमीटर का। चिड़ियाघर की विशेषताएं रहेगी इसमें, सारस, क्रेन, अफ्रीकी शेर, ये सारी चीज़ें रहेंगी।
तो ये था आपका यूपी का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, जिसमें आपका 3-4 पॉइंट देखना था। पहला था आपका केन बेतवा लिंक, महाकुंभ मेले कार्यक्रम कलाग्राम की स्थापना की गई थी। और फिर था गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बना है। महाकुंभ मेला क्षेत्र एक अलग जिला घोषित, 76वां जिला घोषित किया गया है यूपी का। और कुकरेल नाइट सफारी 2026 में आरंभ होगा। अब बिहार के करंट अफेयर को देखते हैं। बिहार के करंट अफेयर में पहला है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था 2024 में। लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश को आकर्षित किया गया है। उसमें निवेश में प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाने के लिए लगभग 423 एमओयू साइन किए गए हैं। और व्यवसाय को आसानी प्रदान करने के लिए निवेशकों के मतलब प्रत्येक 5 से 10 एमओयू के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। निगरानी और समीक्षा के लिए भी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित हों बिहार में और ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके लिए भी निगरानी समीक्षा बनाई गई, अधिकारी की नियुक्ति की गई। और वृद्धि की अगर बात किया जाए तो हिस्सा माना गया कि 23 में 50,300 करोड़ रुपए के निवेश के बाद, लेकिन 2024 में ज़्यादा रही। तो ये ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, बस ये याद रखना है कि दिसंबर में ये बिहार बिजनेस कनेक्ट समिति हुई थी, जिसमें 3-4 पॉइंट है कि निगरानी और समीक्षा के लिए और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। और फिर नेक्स्ट है कि बिहार में 2025 में महिलाओं का कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि कबड्डी विश्व कप होने वाला है आपका, जिसकी मेज़बानी बिहार करेगा। अब बिहार ये दूसरी बार मेज़बानी कर रहा है, इससे पहले 2012 में बिहार ने कर चुका है। और इसमें लगभग 14 देश भाग लेंगे। और उसमें क्या है कि स्थल क्या होगा आपका, राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी, यानी राजगीर में होगा, जिसमें लगभग 5,000 दर्शक देख सकते हैं। सारे मतलब जो स्टेडियम आपका है। बिहार में कबड्डी को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसलिए यहाँ पर बिहार में अभी जैसे देखिए पटना पायरेट्स भी है, सारी चीज़ टीमें बनी हैं। तो बस आपको ये रखना है, याद रखना है कि कबड्डी जो होगा, महिलाओं की कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी बिहार करेगा। इसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा। इसमें लगभग 14 देश शामिल हैं। बिहार ये मेज़बानी दूसरी बार कर रहा है, इससे पहले 2012 में किया था। अब नेक्स्ट है कि बाईपेक्स 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डाक विरासत उत्सव के लिए मनाया गया था पटना में। आपको अगर आप बीपीएससी का या कोई अदर एग्जाम देते हैं तो आपको याद रखना, बाईपेक्स 2024 डाक विरासत का उत्सव था, जो कि पटना में मनाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें लगभग 53 संग्रहकर्ताओं द्वारा क्यूरेट किए गए लगभग 20,000 टिकट, लगभग 20,000 टिकटों का प्रदर्शन किया गया। जिनमें सबसे ज़्यादा एक कन्नी और दो अन्नी था, जो कि अजीमाबाद में था। इसकी प्रदर्शनी लगी थी, जो कि 250 साल पहले पटना में एक तांबे के सिक्के से तैयार किया गया था। ये विश्व का पहला डाक टिकट बताया जा रहा है। तो एक कन्नी और दो अन्नी ज़्यादा फेमस थे। और बाकी शैक्षिक फोकस की बात करें तो प्रदर्शनी का उद्देश्य ये होता है कि जो लोग नए लोग आते हैं उसको देखें और डाक सेवा के महत्व और इतिहास के बारे में जानें। पुस्तक का विमोचन भी किया गया है कि ग्लोरिया बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार नामक 2 पुस्तक का विवेचन किया गया, जिसमें डाक के बारे में ही बताया गया है कि उसका इतिहास कैसा रहा है, हमारे देश में कैसे कैसे डाक की प्रगति हुई है। और बाईपेक्स 2024 डाक संग्रह को मनाने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जो लोगों को डाक टिकटों को मतलब डाक टिकट के लिए दुनिया को आकर्षित करने के लिए ये बाईपेक्स 2024 मनाया गया। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं याद करना, बस यही याद रखना कि बाईपेक्स 2024 डाक विरासत उत्सव है, क्योंकि कभी कभी सैन्य अभ्यास भी दे देगा इसके आगे। तो ये आपको याद रखना कि बाईपेक्स 2024 क्या है, डाक विरासत का उत्सव है, जो कि बिहार के पटना में मनाया गया है। इसमें एक अन्नी और दो अन्नी नामक जो तांबे के सिक्के थे, और मतलब तांबे के जो बने हुए डाक टिकट थे, वो ज़्यादा फेमस थे, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया। 2 किताब ग्लोरिया बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार पुस्तकों का विमोचन किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में रीड आउटरीच के बारे में। ये उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है कि जो मधुबनी में था, मधुबनी में एक रीड आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया था मंत्री ने, कॉर्पोरेट मंत्री ने। तो इसमें यही था कि मतलब हम कैसे अपने रीड को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल जाए, ताकि हमारे बिजनेस इंडस्ट्री या और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे मिलते। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सिडबी और नाबार्ड ने बिहार में पैसे इन्वेस्ट करिए। इसमें एक योजना है ड्रोन दीदी, ये आपको याद कर, ड्रोन दीदी योजना कहाँ चल रही है, तो ये आपका बिहार में चल रही है। इसमें जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको पैसा दिया जाएगा, ताकि वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनमें भागीदार कर सकें और लोगों को शिक्षित कर सकें। और स्थानीय कारीगर जैसे हैं कि मिथिला पेंटिंग है, उनको भी बढ़ावा देना है। और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद करना है कि रीड आउटरीच को बढ़ावा देने के लिए जो मिथिला और जो कारीगर हैं उनसे मुलाकात की गई, आयुष्मान कार्ड को बांटा गया है। और इसमें नाबार्ड और सिडबी ने पैसा दिया, ड्रोन दीदी योजना पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि बिहार के स्वास्थ्य प्रणाली पर सीएजी की रिपोर्ट। अब स्वास्थ्य प्रणाली कैसी है बिहार में, उसके लिए महालेखक परीक्षक ने इसके बिहार विधानसभा में प्रस्तुत की है रिपोर्ट की कैसी है। तो इसमें क्या है, मानव संसाधन की कमी है, पहला बताया गया। दूसरा बुनियादी ढांचे की कमी है। तीसरा है अपूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और बजट का अल्प उपयोग। और SDG 3 पर खराब प्रदर्शन। SDG आपका क्या है पूछा जाता है कि SDG आपका तीसरा वाला क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र है। इसमें खराब प्रदर्शन है, जो माता और शिशु स्वास्थ्य दोनों के लिए मतलब कि खराब बताई गई स्थिति स्वास्थ्य में अच्छी नहीं है। बजट का लगभग 69% क्या होता है, केवल खर्च होता है।
अपूर्ण स्वास्थ्य है, बुनियादी ढांचे में कमी है, जैसे जिला नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि मृत्यु रेट है जो ज़्यादा बढ़ती है, मानव संसाधन की कमी है। ये सब जैसे जनसंख्या और डॉक्टर का अनुपात देखें तो आपको पता ही है कि बहुत कम डॉक्टर हैं, मतलब एक डॉक्टर पे बहुत सारे ओवरलोड हैं डॉक्टरों पे भी और अस्पताल पे भी, जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं। तो यही स्वास्थ्य रिपोर्ट थी सीएजी की। इसमें 3-4 पॉइंट आपको है कि मानव संसाधन की कमी है, बुनियादी ढांचे की कमी है और पूर्ण स्वास्थ्य सेवा की भी आपकी पहुँच नहीं है। बजट का अल्प उपयोग होता है, उसका रीज़न है पैसा नहीं रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। और उसके मतलब एसडीजी 3 में आता है आपका स्वास्थ्य क्षेत्र, तो उसमें कमी देखी गई है। अब नेक्स्ट को अभी बिहार का हो गया, तो बिहार में आपको 3-4 न्यूज़ बस केवल देखना था। यही था आपका सबसे पहला, तो ये था कि बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ है, जिसमें क्या है कि बिजनेस कनेक्ट आपको हर समय क्या होगा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए होता है, जिसमें निगरानी समीक्षा और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये के लिए हुआ था, तो ये पूछना नहीं है, बस ये है कि हाँ 2024 में ये हुई थी। और उसके बाद बिहार में ये वाला इम्पोर्टेंट है कि बिहार जो है कि महिलाओं की कबड्डी विश्व कप का मेज़बानी करेगा, राजगीर में होगी, 14 टीमें भाग ले रही हैं और ये दूसरी बार बिहार कर रहा है, 2012 में इससे पहले किया था। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था बाईपैक्स 2024 डाक टिकट का, जो कि पटना में राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया 1 दिसंबर 2024 को, जिसमें एक अन्य और दो अन्य अजीमाबाद के जो तांबे के बने हुए डाक थे वो ज़्यादा आकर्षक थे। 2 किताबें आपकी के ग्लोरिया बिहार और पोस्टल हेरिटेज नाम के 2 पुस्तकें भी विमोचित की गई हैं। बाईपैक्स से यही होता है कि लोगों को डाक टिकट के बारे में पता चले, उसकी विरासत क्या है, इतिहास क्या है। और आपका ये भी बिहार आउटरीच के बारे में ये था, ड्रोन दीदी योजना और बुनियादी ढांचे में कैसे कैसे नाबार्ड और सिडबी ने पैसा दिया है, कारीगरों पर ध्यान दिया, आयुष्मान कार्ड का बंटवारा और फिर बिहार में स्वास्थ्य प्रणाली पर सीएजी की रिपोर्ट दिया है, जिसमें उन्होंने लगभग आपको 5 बातें बताई हैं कि मानव संसाधन में कमी है, बुनियादी ढांचे में कमी है, पूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुँच है, बजट का अल्प उपयोग हो रहा है और एसडीजी 3 पर खराब प्रदर्शन है। ये हो गया आपका बिहार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देखते हैं एमपी। एमपी में इम्पोर्टेंट आपका पहले से ही चल रहा है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी के सभी जयंती के अवसर पे ही शुरुआत करी गई है 25 दिसंबर को। तो आपको ये पता है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी की जयंती है, तो उसी पे इसका मतलब जो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, इसका परियोजना की शुरुआत की गई है। इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जैसे केन बेतवा के जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री अभी देखे हमने कि उसमें पेयजल की सुविधा होगी, राहत होगी। फिर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। भारत के लगभग 2070 तक शून्य तक मतलब 2070 का टारगेट भारत ने रखा है कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन का शून्य लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अटल ग्राम, इसके अलावा अटल ग्राम सुशासन भवन, इसमें सुशासन भवन का आधारशिला रखेंगे। ये भवन ग्राम पंचायतों को बेहतर कार्य संचालन और स्थानीय स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देंगे, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत होंगे, अटल ग्राम सुशासन भवन सुशासन को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देंगे। स्मारक डाक टिकट और सिक्का, पूर्व प्रधानमंत्री उनके सभी जयंती पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन क्या है कि 23 दिसंबर 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल के मध्य प्रदेश को 2015 में गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी। किसने दिया है? 23 दिसंबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, इनके जर्नल जो भी पेपर छपते हैं उसमें इसको दिया गया है कि गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन। इसमें मुख्य तथ्य क्या क्या है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश में कई यूनेस्को विश्व धरोहर में है, जैसे खजुराहो और मांडू शामिल है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो ज़्यादा फेमस है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। फिर व्यापक वन्यजीव आकर्षण, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य और वहीं पे हैं, जैसे कि पन्ना हो गया, बहुत सारे हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पर टूरिज्म के अवसर ज़्यादा हैं। विविध प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जैसे सुरम्य पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, जैसे कि आपका वहाँ पर जबलपुर भेड़ाघाट का है। और इसके पर्यटन का विकास पहल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि उसका प्राकृतिक दृश्य ऐसा है कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है, जैसे इसमें नृत्य है, स्थानीय शिल्प है और विविध व्यंजन है, जो आदमियों के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान कर सकते हैं। तो यानी कि ये जनरल छपा हुआ था, जिसमें यही बात की गई है कि मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब मान्यता भी दी है कि मतलब कि बढ़ सकता है, किस किस चीज़ों में कर सके, जैसे कि यूनेस्को में शामिल चीज़ें हैं, वन्यजीव आकर्षण है, विविध परिदृश्य है वहाँ का, पर्यटन विकास की पहल, बहुत सारी चीज़ें और संस्कृत विरासत क्या है उसकी समृद्ध है। तो आपको इतना ही रखना है कि वर्ल्ड स्टोर जर्नल ने किसको गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन की मान्यता प्राप्त की थी, वो मध्य प्रदेश को की है। इसमें 3-4-5 पॉइंट बताना है कि धरोहर ज़्यादा है, वन्यजीव का आकर्षण है, विविध परिदृश्य, पर्यटन के लिए अच्छा है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। और पहला था ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिसको प्रधानमंत्री ने आपका शुरुआत करी है अटल बिहारी की सौवीं जयंती पर, और 25 दिसंबर को स्टार्ट करा है। और उसके बाद है, आप नेक्स्ट देखते हैं भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय इसके वन मेला प्रारंभ हुआ है। ये देख लेते हैं कि भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा था, तो आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में लगा था। थीम क्या थी? लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है। मुख्य प्रतिभागी की बात करें तो इसमें व्यापार नीतियों और श्रीलंका ने इसमें नीति निर्माण में श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने प्रतिभाग किया था। स्टॉल बहुत सारी थी, वहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई थी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, डॉक्टरों और डॉक्टरों से मुक्त चिकित्सा के बारे में, सामूहिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना था, यानी कि वहाँ पर कैंप वगैरह लगा के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। सहयोग और ज्ञान में मीट बैंक के लिए भी वानिकी क्षेत्र के हितधारकों के बीच में सहयोग और प्रोत्साहित करता है साझेदारी के बाद। तो आपको बस यही देखना, 3-4 आपको 3 है आपके ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो कि 25 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन का मान्यता दी है किसको? मध्य प्रदेश को दी है। उसके 3-4 यूनेस्को के लिए है, वन जीव आकर्षण, विविध प्रदेश पर्यटन और समृद्ध विरासत में दिया है। और फिर भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन, आपको देखा वन मेला लगा हुआ था। तो इसमें प्रतिभागी देश के बारे में कि कौन कौन से देश प्रतिभाग किए थे, तो आपका श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे, क्योंकि श्रीलंका, नेपाल के अलावा कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है ना दे ऑप्शन में, तो इसलिए आपको याद कर श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिभाग किया था। स्वास्थ्य सेवाएं और ज्ञान विनिमय के लिए ये लगभग लगाया गया था। अब नेक्स्ट है राजस्थान का स्टेट, तो देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे है कि ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान और उड़ीसा को धनराशि आवंटित। ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा कि किसको किसको धनराशि आवंटित करिए केंद्र सरकार है, ताकि वो अपना ग्रामीण विकास कर सके। तो इसमें 26 दिसंबर को केंद्र सरकार ने कराया है कि जिससे स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है, तो इसमें कुछ पैसे आवंटित होते हैं, उसमें हर राज्य का अलग अलग होता है। तो राजस्थान को इसमें आपको एग्जैक्ट मनी नहीं, अगर अब जैसे अगर आपका यूपी पीसीएस है, अगर राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं, तब आपको ये याद रखना है कि लगभग कितने पैसे प्राप्त हुए थे। तो इसमें 560, और उड़ीसा को भी लगभग आपका हो गया है 370 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त हो गया है, और उड़ीसा को ये दूसरी किस्त मिली। तो ये पैसे का है उतना, बस ये याद रखना है कि ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान और उड़ीसा को केंद्र सरकार ने पैसे आवंटित करे हैं। अनुदान देती है सरकार, वही उसी के लिए दिया जा रहा है। और उसके बाद है 15वें वित्त, जैसे वित्त आयोग बनता है तो अनुदान देता है कि राज्य कितना देगा किसी स्टेट को, क्योंकि हर स्टेट से पैसा यानी इनकम टैक्स का जो पैसा आता है वो केंद्र को जाता है, फिर उसमें से पैसों का बंटवारा होता है, जो हमारा राजस्व के पैसे होते हैं उनका। तो इसीलिए 15वें वित्त आयोग ने अनुदान के स्थानीय शासन को बढ़ाने, जवाबदेही को बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये अनुदान दिया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण अच्छा होगा तो वहाँ पे भी विकास हो जाएगा, इसीलिए अनुदान दिया जा रहा है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम, ये याद रखना है कि राजस्थान में मनाया गया 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम के लिए यात्रा किया, जो राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 46,300 करोड़ से अधिक कुल निवेश के साथ 24 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इसमें मुख्य आकर्षण क्या है कि परियोजना का अवलोकन उन्होंने किया है और उसके बाद में उद्घाटन भी किया है। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे नवरेवा बैराज एक स्मार्ट बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क है, भीलडी और रतनगढ़ के बीच रेलवे ट्रैक का है। जल और अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें भी उसमें महलपुर बैराज की योजना है। और सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो आपका भानुपुर रूप टावर की बात। तो आपको परियोजनाओं के बारे में याद करना है कि 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट का राजस्थान में 1 वर्ष में कैसा शासनकाल रहा, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 24 बुनियादी ढांचा का उसमें उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य परियोजना थी जल आपूर्ति था, बिजली ट्रांसमिशन मिशन था, और सौर ऊर्जा में तो रूप टावर लगवाना है। जल ऊर्जा के लिए महलपुर बैराज के बारे में है, रामगढ़ और महलपुर बैराज। और मुख्य उद्घाटन की अगर बात करते हैं तो ये नवनेरा बैराज, ये बिजली ट्रांसमीटर है, इसको बढ़ावा देना है, इसका शिलान्यास उन्होंने किया है। और ये अपने देखते हैं कि झारखंड में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें है कि 75% जो आरक्षण मिला था, खासतौर से जो निजी क्षेत्र की नौकरियां थी उसमें मतलब झारखंड की विधानसभा ने पास किया था, जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा ली है। और इसमें मुख्य तथ्य क्या है कि कानून का उद्देश्य था, और इसमें इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर 2021 लागू किया है। और इसके अलावा भी जैसे कि यहाँ पर लागू किया था हरियाणा और पंजाब में, पहले भी लागू किया गया था, फिर उसको रद्द कर दिया गया था। और ये इसका वेतन सीमा था कि जिनका 40,000 सैलरी है उन पर लागू किया गया था, मतलब ऐसे नौकरियों में। और लघु उद्योग को चुनौती दी गई थी, और हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 20 मार्च को इसमें होगी। तो इसमें बस आपको याद करना है कि जो 75% की नीति है कि यानी कि जो लघु उद्योग हैं
उसमें निजी क्षेत्र की नौकरी लगभग जिसके 40,000 सैलरी उस पर 75% का आरक्षण के लिए झारखंड की विधानसभा ने पास किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि इससे पहले पंजाब और हरियाणा के भी ऐसे कानून पास किए गए थे जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब नेक्स्ट है, देखते हैं उत्तराखंड में, उसमें वाइन पर्यटन की शुरुआत करेंगे। वाइन पर्यटन क्या है? वाइन मतलब जो शराब बनाने के लिए वहाँ पे जो स्थानीय फल है उन पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे माल्टा, सेब, बुरांस के फूल, नाशपाती और गलगल। इनका उपयोग करके वो वाइन बनाएंगे जिससे लोगों को आकर्षित कर सके और वो स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी ठीक होंगी, और इससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। इसके विस्तार की भी योजनाएं वहाँ पर बनाई जाएंगी कि बागेश्वर और चंपावत के अतिरिक्त और कहाँ पे इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। तो 2 स्थान है, बागेश्वर और चंपावत, यहाँ पर इकाइयाँ स्थापित कराई जाएंगी और लगभग 1,000 वाइन का उत्पादन किया जाएगा यहाँ पर, और ताकि जो स्थानीय पर्यटक है और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और लोगों को आकर्षित किया जाए। तो बस केवल है कि वाइन पर्यटन की शुरुआत कहाँ पे की जा रही है, तो ये उत्तराखंड में की जा रही है। अब है दूसरा न्यूज है कि नई परियोजनाओं के साथ खेल के बुनियादी ढांचे में निवेश। उत्तराखंड सरकार भी खेल संबंधी जो भी नियम है उनको सुदृढ़ करे, ताकि वहाँ के जो युवा हैं वो खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े और उनको प्रोत्साहित करके बाकी आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो उसमें 3 योजनाओं में बुनियादी ढांचे के निवेश में उत्तराखंड सरकार निवेश कर रही है। पहला है पन्ना लाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का विकास हो रहा है, दाम कोठी पुल का विद्युत अग्रभाग का सौंदर्यीकरण हो रहा है, और चंडी देवी पुल का विद्युत अग्रभाग का क्या हो रहा है, सौंदर्यीकरण होता है। इससे क्या होगा, युवा सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो युवा हैं वो खेल के प्रति मतलब खेल के माध्यम से उनका विकास भी हो सके और लोग उससे क्या हो, प्रोत्साहित होकर खेल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करें। उनके लिए इस बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। उसमें लगभग उनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और बाकी एक खेल विश्वविद्यालय का भी उत्तराखंड निर्माण कर रहा है। खिलाड़ियों को समर्थन के लिए पुरस्कार, मान्यता और कोचों के लिए समर्थन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आगामी खेल के लिए उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी की तैयारी करे, जिससे जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिल सके। तो इसमें यह है कि खेल में उत्तराखंड में 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपकी, वाइन पर्यटन की शुरुआत और खेल के साथ नई परियोजना में जैसे स्टेडियम बनाया गया, नया विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, खेल विश्वविद्यालय। और उसमें पन्ना लाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दामकोटी पुल और चंडी देवी का पुल, ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये उत्तराखंड की योग नीति। योग नीति क्या है कि ऋषिकेश को दुनिया का योग शहर बनाया जा रहा है और योग संरचना के अवसंरचना में विकास किया जा रहा है, और योग ग्राम की बात हो रही है, इससे वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, ताकि देश विदेश से लोग आएँ, योग के प्रति उनका रुझान बढ़े, और इससे वहाँ पे रोजगार का भी सृजन होगा, और इससे जनता की राय भी ली जाएगी कि कहाँ पर कैसी व्यवस्था की जाए लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक और हमारे स्थानीय लोकल और इंडिया के लोग भी वहाँ पर जा सके। और वेलनेस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वेलनेस पे क्या है कि पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करती है, और मौजूदा आयुष नीति के जैसे वेलनेस सेंटर में क्या होता है कि आपका मेडिटेशन वगैरह कराया जाता है और आयुर्वेद को फॉलो किया जाता है, और भारतीय पारंपरिक आयुर्वेद की व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है। तो ये वेलनेस सेंटर है। तो इसमें आपका उत्तराखंड में लगभग 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला, वाइन पर्यटन की शुरुआत उत्तराखंड कर रहा है। खेल के नदी परियोजना में जैसे 3 स्टेडियम और सौंदर्यीकरण की बात हुई है, और उसके बाद है कि उत्तराखंड योग नीति के लिए आपका योग ग्राम और ऋषिकेश को दुनिया का योग शहर बनाया जा रहा है। बस ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि PMAY के तहत 6.5 लाख घरों के लिए मंजूरी थी। PM आवास के लिए जैसे हर राज्य में दी जाती है, वैसे यहाँ पर भी 6 लाख घरों की मंजूरी दी गई है। इसमें PM अनुमोदन लिया जाएगा। विस्तारित लक्ष्य कितने होंगे, इसे उतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको याद रखना है कि उसमें क्या कर रहा है, मंजूरी दी गई 6.5 लाख घरों के लिए, PM जो आपके आवास प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। PMAY ग्रामीण फोकस किया जाएगा, इसमें ग्रामीणों को भी अब परिवार को आवास दिया जाएगा। सरकारी प्रतिबद्धता है कि लगभग 1 करोड़ घरों को पूरा करें, जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 1 करोड़ घर का निर्माण कराना है। और महाराष्ट्र की प्रगति है, PMAY योजना के तहत महाराष्ट्र में पहले से ही 6 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था कि PMAY के तहत 6.5 लाख घरों के लिए मंजूरी कहाँ पर दी गई है, महाराष्ट्र में दी गई है। अब नेक्स्ट है शासन आपल्यादारी पहल हेतु महाराष्ट्र को सोच का पुरस्कार। इसको पढ़ेंगे, वैसे इसको सोच ही पढ़ते हैं कि यहाँ पर साइलेंट है। तो इसमें 1 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार को अपनी शासन आपल्यादारी पहल के तहत प्रति सोच का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है 1 दिसंबर 2024 को। ये आपल्या क्या है, तो इसमें सोच के बारे में दिखाया गया कि इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, और यह उन लोगों की परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। यह एक डिजिटल विनिमय और सामाजिक समावेशन, शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, उत्कृष्ट परिवर्तन प्रबंधन, कारपोरेट नेतृत्व और कारपोरेट प्रशासन, नागरिक सेवा, यानी कि भारत के सशक्तिकरण पर भारत के निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र को, भारत सरकार द्वारा।
अब नेक्स्ट है आप महाराष्ट्र में बस आपका यही इंपॉर्टेंट था कि PMAY के तहत 6.5 लाख के घरों को मंजूरी दी गई है। और शासन आपल्यादारी, ये पूछ सकता है कि शासन आपल्यादारी पहल कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। और इसमें कौन सा महाराष्ट्र को स्कोच पुरस्कार मिला है इसी के लिए। और ये क्या है कि मतलब भारत के निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रयास करती हैं ऐसी संस्थाएं हैं जो कि डिजिटल है। अब उड़ीसा में देखते हैं कि उड़ीसा के 59वां पुलिस महानिदेशक कौन बना है, तो इसमें बस केवल नाम ही याद है। सम्मेलन हुआ है। तो इसमें सम्मेलन में क्या है कि भुवनेश्वर में हुआ है इसके तहत प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया था यहाँ पे जाके। और इसमें मुख्य विशेषता है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात की है, प्रौद्योगिकी एकीकरण और राष्ट्र पुलिस हैथकॉन की बात की गई है। और उसके बाद भी सुरक्षा की चुनौतियाँ, आधुनिकीकरण कैसे पुलिस में किया जाता है, और शहरी पुलिसीकरण यानी शहरों में पुलिस का अच्छे से व्यवस्था कैसे की जा सकती है। तो इसमें बस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 59वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भुवनेश्वर में हुआ था और उसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। इसमें कुछ है कि पुलिस को स्मार्ट पुलिस कैसे बचाएंगे, प्रौद्योगिकी का एकीकरण कैसे हो, राष्ट्रीय पुलिसिंग हैथकॉन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आधुनिकीकरण और सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान, और शहरी पुलिसिंग की बात की गई है। तो आपको बस एक लगभग प्री के क्वेश्चन के लिए कि कहाँ पे हुआ था यह सम्मेलन, तो आपका भुवनेश्वर में हुआ था, 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में। अब गुजरात में देखते हैं कि कौन सा न्यूज आपका है, तो ये गुजरात का पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक घरचोला लिखा हुआ है, घरचोला को GI टैग मिला है। तो बस आपको यही है कि घरचोला होता क्या है, तो एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो साड़ी का एक विशिष्ट प्रकार है। तो आपको बस यही रखना है कि घरचोला क्या है, तो एक साड़ी का एक प्रकार है गुजरात का, इसको GI टैग मिला है। और इसके बाद है इस साड़ी को बढ़ावा देने के लिए इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे इसमें है कि 59वां हॉर्नबिल महोत्सव। तो आपको पता है क्या हर समय नागालैंड का 25वां हॉर्नबिल महोत्सव था, जो कि 6 दिसंबर को मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव क्या है, तो एक वार्षिक उत्सव है, 14 नागा जनजातियों की परंपराओं का प्रदर्शन करता है और हजारों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। विवादास्पद क्या है, शराब नीति यहाँ पे कि IMSFL की बिक्री की अनुमति देने के निर्णय का चर्च संगठनों द्वारा विरोध किया गया है, जो तर्क देते हैं कि यह नागालैंड के शराब निषेध कानून का खंडन करता है। चावल की बियर का सांस्कृतिक महत्व है यहाँ पर कि पारंपरिक चावल की बियर एक नाग समाज में सांस्कृतिक महत्व है, जो सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के बीच संघर्ष पैदा करता है। अब चर्च का विरोध क्या है कि नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल नैतिक और धार्मिक आधारों का हवाला देते हुए शराब प्रतिबंध में किसी भी ढील का कड़ा विरोध करती है। तो आपका हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड का महोत्सव है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। इसमें 14 लगभग नागा जनजातियाँ मिलकर इस उत्सव को मनाती हैं और 6 दिसंबर को ये नागा उत्सव मनाया गया था। और वहाँ का जो चर्च है वो प्रतिबंध पे क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब है मेघगोंग फेस्टिवल। मेघगोंग फेस्टिवल कहाँ है, तो मेघगोंग फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि मेघगोंग पूछ सकता है कि कहाँ पर मनाया गया, तो ये मेघालय में मनाया गया था 2 दिसंबर को। और जो गारो हिल्स में आयोजित किया गया था मेघगोंग फेस्टिवल। इसमें क्या है, स्टार स्टेटेड लाइनअप है कि 2 दिवसीय फेस्टिवल में गजेंद्र वर्मा मतलब वहाँ पर गए थे, विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दी, सांस्कृतिक विसर्जन हुआ, जैसे हम लोग विसर्जन करते हैं वहाँ पर भी हुआ था। सतत विकास पर ध्यान दिया गया, पर्यटन को बढ़ावा दिया था। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यही याद रखना है कि मेघगोंग फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया था, मेघालय में मनाया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका है मिशन अरूण हिमयर। ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। मिशन अरूण हिमयर ये क्या है, स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार में पहुंच में सुधार के लिए मिशन अरूण हिमवीर लॉन्च किया गया है। यानी कि जो भी बागानी फसलें हैं उनको बाजार तक सरल तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए मिशन अरूण हिमवीर लॉन्च किया गया है। इसकी विशेषताएं हैं सहयोग। इस पहल में अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP और इसका अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के बीच ये साझेदारी शामिल है। इसमें क्या उत्पाद की आपूर्ति हो जाएगी, ITBP किसानों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों और सरकारी समितियों से स्थानीय रूप से उठाए गए उत्पादों को, जिनमें फल सब्जियां मांस आदि हो, उसको खरीद करेगी। यानी कि ITBP उसको खरीदेगी, आर्थिक कैसे लाभ होगा, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं हैं उनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी जो भूमिका है उसको और महत्वपूर्ण बनाया जाए। और उसके बाद है इसमें क्या है कि मिशन अरूण हिमोर में स्थानीय समुदाय और ITBP के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देने के, यानी कि संबंध तो ITBP जो सैनिक है वहाँ पे, क्योंकि आसपास अक्सर लागू हो जाता है, वहाँ पर सैनिक विद्रोह होते रहते हैं, इसके लिए ITBP और जो वहाँ के ग्रामीण हैं उसमें संबंध मजबूत बन सके, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रोजगार तो आपका मिलेगा, क्योंकि जो बागानी फसलें होती हैं और ख़राब होने वाली फसलें होती हैं वो मार्केट में अच्छे से पहुँचाएंगी तो वो अच्छे से बिकेंगे और आर्थिक लाभ भी होगा। उसके बाद है कि टाटो
फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो टाटो फर्स्ट कहाँ की जल विद्युत परियोजना है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की है। इस परियोजना की क्षमता 186 मेगावाट की है, जिसमें से 62 मेगावाट की 3 इकाइयाँ शामिल होंगी, यानी कि 3 इकाइयाँ अलग अलग निकाएंगी। उसका टोटल होगा 186। वार्षिक उत्पादन इसका 802 मिलियन होगा। मुफ्त बिजली के लिए अरुणाचल प्रदेश ने बिजली के लगभग 12% वहाँ पर मुफ्त मिलेगी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटो फर्स्ट कहाँ पर लगाया जाता है? EHP अरुणाचल प्रदेश की बिजली आपूर्ति को बढ़ाएगा। परियोजना ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें क्षेत्र और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। अब ये आपका जितने भी राष्ट्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वीडियो को जल्दी से अपलोड करूँगी। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।